दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में जो इंडियन होटल सेक्टर में लगभग 20% का मार्केट शेयर रखता है। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो के थंबनेल देख के तो पता लगा ही लिए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं स्लॉस बेंगलोर आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही स्लॉस बेंगलोर जिसे आप द लीला पैलेस के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस आईपीओ कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं एंड इस आईपीओ का हर एक माइन्यूट डिटेल को हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो आईपीओ है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज देखा जाए तो इस कंपनी के पास लगभग इंडियन होटल सेक्टर में 20% का मार्केट शेयर है। वहीं ये जो कंपनी है अभी रिसेंटली लॉस से प्रॉफिट में आई है। इसलिए दोस्तों देखा जाए तो ये जो आईपीओ है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है, बट इस वीडियो में आपको इस आईपीओ के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि एट द एंड आपको पता लग सके कि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए। आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए दोस्तों सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एज यूजुअल इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट लग्जूरियस हॉस्पिटैलिटी कंपनी में से एक है। देखा है दोस्तों तो इस कंपनी के पास अभी लगभग 13 होटल्स है जिसको ये कंपनी ऑन करती है। ये कंपनी खुद से ऑन भी करती है एंड खुद से ऑपरेट भी करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो होटल्स है वो बेंगलोर में है, चेन्नई में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, उदयपुर में है, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई, अष्टमुडी एंड इवन कोल्लम में भी है। यानी देखा जाए तो इन 11 जगह में इस कंपनी के पास टोटल 13 होटल्स है। देखा जाए तो बेंगलुरु में 2 होटल्स है एंड इवन दिल्ली में भी आपको 2 होटल्स देखने को मिल जाएगा। बट वही नहीं दोस्तों, 2028 तक ये जो कंपनी है वो अपने पोर्टफोलियो में 8 और होटल्स को शामिल करने वाली है, जिसके बाद से इस कंपनी का पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें कि ये कंपनी काम क्या करती है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये जो कंपनी है इन्हीं 5 स्टार होटल्स को रन करने का काम करती है। इनमें से कुछ 5 स्टार ये कंपनी खुद ऑन करती है, किसी होटल्स को ये कंपनी रेंट पे लेके चलाती है एंड किसी होटल्स को ये कंपनी अपना ब्रांड सेल करके कमाती है। यानी दोस्तों ओवरऑल समझे तो ये जो कंपनी है वो इंडिया में प्रीमियम होटल्स एंड रिजॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। वहीं अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये जो कंपनी है अभी रिसेंटली प्रॉफिट में आई है। पहले हालांकि FY24 में ये कंपनी 2 करोड़ के लॉस में थी, बट अभी FY25 में देखा जाए तो ये कंपनी लगभग 47 करोड़ का प्रॉफिट में आ चुकी है, जो देखा जाए तो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के रेवेन्यू में तो इंक्रीज आपको देखने को मिला था, बट ओवरऑल ये जो कंपनी थी वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। बट अभी देखा जाए तो फिलहाल FY25 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 1300 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका है, जिसके वजह से इस साल इस कंपनी जो टोटल प्रॉफिट है वो लगभग 47 करोड़ के आसपास है। मतलब दोस्तों ओवरऑल ये जो कंपनी पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी थी वो अब प्रॉफिटेबल बन चुकी है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। वहीं इसका ROE एंड ROCE दोनों लगभग 1% के आसपास, जबकि इसका प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो वो दोस्तों लगभग 4% के आसपास है। वहीं अगर बात करें इसके डेब्ट टू इक्विटी के बारे में तो वो भी फिलहाल लगभग 1.07 का है, जो देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी हाई है। यानी लगभग इस कंपनी के पास अभी 4000 करोड़ के आसपास का उधारी पड़ा हुआ है। बट अच्छा बात यह है दोस्तों कि इस आईपीओ से ये कंपनी लगभग 2500 करोड़ के आसपास तक फ्रेश इशू जुटाने वाली है, जिसमें से देखा जाए तो 2300 करोड़ के आसपास तक ये जो कंपनी है अपना डेट रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। यानी इस आईपीओ के बाद इस कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि इस आईपीओ का पैसा ही ये कंपनी अपने डेट रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। इसीलिए दोस्तों अगर ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली ये जो कंपनी है वो अभी प्रॉफिटेबल हुई है। बट दोस्तों कंपनी फंडामेंटल वाइज तो ठीक है, बट वैल्यूएशन का क्या इसका वैल्यूएशन सही रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है। तो इसके वैल्यूएशन के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस कंपनी को इसके 4 कंपटीटर के साथ इसको कंपेयर करने वाले हैं एंड देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन इसके कंपटीटर के मुकाबले में कैसा रखा गया है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें इसके पी रेशियो के बारे में तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि स्लॉस का पी रेशियो लगभग 200 के आसपास है। वहीं अगर इंडियन होटल्स के बारे में बात करें तो उसका पी रेशियो लगभग 60 के आसपास, EIH लिमिटेड का लगभग 37 के आसपास, चलेत का 65 एंड जूनिपर का 268 का है। यानी देखा जाए तो स्लॉस का पी रेशियो दोस्तों काफी हाई रखा गया है। बट दोस्तों देखा जाए तो अभी फिलहाल इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगभग 2 रुपए के आसपास है,
एंड जैसे ही अगले क्वार्टर में इसका अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होता है, इसका पी रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका अर्निंग पर शेयर केवल 2 रुपए के आसपास है, इसलिए इसका पी रेशियो अभी 220 के आसपास है। जैसे ही और होटल्स की तरह इसके अर्निंग पर शेयर में हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, इसका पी रेशियो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। बट दोस्तों अभी के फंडामेंटल के हिसाब से बात करें तो हाँ, अभी इसका वैल्यूएशन दोस्तों महंगा रखा गया है। वहीं अब अगर दोस्तों बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में, तो ये जो आईपीओ है वो 26 मई से 28 मई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 413 रुपए से लेकर 435 रुपए पर शेयर रखा गया है। एंड दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में, तो इस आईपीओ टोटल इशू साइज लगभग 3500 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 2500 करोड़ का फ्रेश इशू होगा एंड 1000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। एंड देखा है दोस्तों, तो जितना भी ये 2500 करोड़ का आसपास फ्रेश इशू होगा, उस पैसे को ये जो कंपनी है अपना डेट रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। वहीं बात करके इस आईपीओ से ये कंपनी जितना भी ऑफर फॉर सेल उठाएगी, वो सारा का सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जिससे कि इस कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। यानी 1000 करोड़ कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है एंड 2500 करोड़ ही कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपना डेट रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। वहीं देखा जाए तो 10 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम आप इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में आपको 34 शेयर मिलेगा, जिसके लिए आप 14,790 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ कोटा के बारे में, तो देखा जाए तो रिटेल को इस आईपीओ में केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि ये कंपनी अभी अभी लॉस से प्रॉफिट में आई हुई है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा रखा गया है। फिर भी देखा जाए तो ये आईपीओ 3500 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 350 करोड़ केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है रिटेल के लिए ही, क्योंकि ये कंपनी अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा रखा गया है। वहीं क्यूआईबी का कोटा इस आईपीओ में 50% का रहने वाला है एंड एनआईआई का कोटा दोस्तों 15% का रहने वाला है। इसलिए आप चाहें तो या तो आप एनआईआई कोटा में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप जनरली रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि ये जो आईपीओ है वो 26 मई से 28 मई के बीच में ओपन रहेगा। एंड अगर बात करें इसके अलॉटमेंट के बारे में, तो दोस्तों इसका अलॉटमेंट आपको 29 मई को देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो आपका पैसा आपके खाते में 30 मई को ही रिफंड कर दिया जाता है। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है, तो आपका शेयर 30 मई को ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात दोस्तों करें फाइनली इसके लिस्टिंग डेट के बारे में, तो इसका लिस्टिंग डेट दोस्तों 2 जून को होने वाला है। याद रखें कि ये आईपीओ 26 मई को खुलने वाला है एंड 2 जून को दोस्तों इसका लिस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गया इस आईपीओ कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो दोस्तों चलिए अब फाइनली हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू बना के आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड चल रहा है। तो दोस्तों अगर रिसेंट अभी ग्रे मार्केट का डिमांड देखा जाए तो वो लगभग अभी 5% के आसपास चल रहा है। यानी देखा जाए तो अगर आप इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो पर लॉट पे आपको 500 से लेकर 750 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि ये जीएमपी एक केवल टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए अगर आप केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि दूसरे एंड तीसरे दिन के जीएमपी को आप अच्छे से एनालाइज कीजिए एंड उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एज पर जीएमपी देखते हुए। क्योंकि दोस्तों अगर इसके जीएमपी में 10 से 15% के आसपास डिमांड रहता है तब तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। बट आपको इस 5% के जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 5% का जीएमपी कभी भी निगेटिव में जा सकता है। इसलिए मेक श्योर कि अगर इसके जीएमपी में 15% के ऊपर डिमांड हो तो वहीं आपको अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको इसको अवॉइड कर देनी चाहिए। बट दोस्तों अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए हमें सबसे पहले बात करना होगा इस कंपनी कुछ स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में एंड कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। तभी आपको पता लग सकेगा कि ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में आपको कैसा रिवार्ड दे सकती है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में बात करें, तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो लीला ग्रुप है वो काफी प्रीमियम सर्विस देती है, जो हाई एंड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। ये जो नाम है वो ग्लोबली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफी अच्छा खासा रिकॉग्नाइज है। वहीं जितना भी इस कंपनी का होटल है वो सारा देखा जाए दोस्तों तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बेस्ड है। यानी देखा जाए तो बेंगलोर में इस कंपनी का होटल है, चेन्नई में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, उदयपुर में है, गांधीनगर में है, गुरुग्राम में है, हैदराबाद में है। यानी जितना भी ये होटल है
वो काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बेस्ड है। वहीं बात करें दोस्तों इसके बिजनेस के बारे में, तो ये हाइब्रिड बिजनेस मॉडल यूज करता है, यानी कुछ होटल ये कंपनी खुद ऑन करती है एंड कुछ को फ्रेंचाइजी के तौर पे बेचती है, जिससे कि इस कंपनी को काफी अच्छा खासा रेवेन्यू भी आते रहता है। वहीं ये जो दोस्तों कंपनी है वो ब्रुकफील्ड के द्वारा बैक्ड है, यानी दोस्तों देखा जाए तो ये ब्रुकफील्ड ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जायंट है, जो ग्लोबली केवल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए जाना जाता है। एंड इस जायंट का एज ए प्रमोटर इस कंपनी में काफी अच्छा खासा हिस्सेदारी है, इसीलिए देखा जाए तो इसको एज ए हम मजबूत प्रमोटर के तौर पे देख सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों तो आप तो जानते ही हैं कि इंडिया में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कितना तेजी से बढ़ रहा है। वो या ग्लोबली हो गया या फिर डोमेस्टिक हो गया, दोनों टूरिज्म में हमें कोविड के बाद काफी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। एंड ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये टूरिज्म वाला जो ग्रोथ है वो टेम्पोररी है, ये ग्रोथ दोस्तों आगे भी चलते रहेगा। वहीं दोस्तों अगर बात कर ले इसके रिस्क के बारे में, तो इस आईपीओ से ये कंपनी जितना भी फंड रेज करेगी उसमें से ज़्यादा पैसा कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जो देखा जाए तो एक अच्छा भी बात है एंड एक निगेटिव भी बात है। वहीं फिलहाल देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी लो मार्जिन पे काम कर रही है, जिसके वजह से इसका ROE एंड ROC दोनों 1% से भी कम है। एंड फिलहाल दोस्तों ये कंपनी अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है, इसलिए इसके पास्ट प्रॉफिट का हमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि आगे भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, होटल इंडस्ट्री जो है वो सीजन के डिमांड पे चलता है, यानी सीजनल डिमांड होटल को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसीलिए अक्सर आप देखे होंगे कि किसी होटल का किसी क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आता है एंड किसी क्वार्टर में खराब आता है, वो सब सीजनल रिस्क के कारण देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों अगर इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात करें कि ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहने वाला है, तो दोस्तों अभी अभी आपने देखा ही था कि रिसेंटली अभी इसके पहले वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ आया हुआ था। एंड आईपीओ के बाद तो वो थोड़ा सा डिप गया था, एंड उसके बाद देखा जाए तो अभी भी वो अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा सा रिटर्न दिया है, क्योंकि दोस्तों ये सब जो बिजनेस है वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। बट फिलहाल स्पेशली इस कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि इंडिया प्लस एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में इस कंपनी का काफी अच्छा खासा रेपुटेशन है। अभी हाल ही में 2023-24 में इस कंपनी को नंबर 1 होटल्स का अवार्ड भी मिला हुआ था। मतलब दोस्तों ये कंपनी अच्छी है तभी इसको नंबर 1 का अवार्ड भी मिला हुआ था। इसलिए मैं इस आईपीओ में इसके दूसरे और तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन को देखते हुए एंड जीएमपी को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ में लिस्टिंग मिले या फिर ना मिले, लॉन्ग टर्म के लिए ये जो आईपीओ है वो काफी अच्छा रहने वाला है। इसलिए मैं तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी बात आपका क्या डिसीजन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।